नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, बहुत लोग का पेपर 9 तारीख को होगा। जानती हूँ थोड़ा डर होगा, घबराहट होगा, लेकिन दोस्तों सब चीज छोड़ के सिर्फ अपना दिमाग शांत करिए और पढ़ाई पे लगे रहिए, ठीक है। अपना जो अब जिनका परसों पेपर है 9 तारीख को रहेगा, वो सिर्फ यही सोचे कि कितना ज्यादा हम अपना कॉन्सेप्ट हर चीज का क्लियर कर लेना। क्वेश्चन देख लीजिए, जिस चीज में डाउट हो सब चीज क्लियर करके जाइएगा और टेंशन लेके मत जाइएगा, सब चीज शांति से पेपर दीजिएगा ना। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट। उससे पहले देखिए क्या लिखा है, थोड़ा लेट हो गया है साल नया लिखने में, लेकिन ठीक है। साल नया हाल नया, साल नया हाल नया, कर तू बंदिया कमाल नया, थोड़ा चल थोड़ा संभल, थोड़ा चल थोड़ा संभल, दिखा सभी को बवाल नया। ठीक है दोस्तों, हम लोग को कमाल करना है, ये साल कुछ अच्छा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, संदर्भ में व्याकरण पर जोर देखिए किस पर देता है। भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ कराना है, विषय वस्तु का अनुवाद करना है, नियमों का अति सामान्यीकरण करना है। तो दोस्तों संदर्भ में व्याकरण पे जोर, एनसीएफ भी किसकी बात करता है? संदर्भ में व्याकरण पर जोर की बात करता है। संदर्भ क्या चीज होती है? हमेशा देखते हैं हर जगह संदर्भ दिखता है। संदर्भ का ये मतलब होता है कि बच्चों को व्याकरण ऐसे डायरेक्ट व्याकरण के नियमों को नहीं बताना है, उनको हर चीज से जोड़ते हुए उनका जो पाठ्यक्रम होता है ना, चाहे उनको गतिविधियों के माध्यम से, उनको खेल कूद के माध्यम से, कविता, चाहे जो चीज ले लीजिए, सब चीज से जोड़ते हुए पढ़ाना है ना। तो तो क्या कराता है? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाता है। क्या? उनको समझ बनाता है, उनको रटवाता नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाता, अनुवाद नहीं कराना है, सामान्यीकरण भी नहीं करना है। क्या करना है दोस्तों? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। ये तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है। उदाहरण से सामान्यीकरण, सामान्यीकरण वही आपका नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो ये आपका किस चीज में आता है? चलिए देखिए ऑप्शन, आगमन, उपदेशात्मक, निगमन, प्रत्यक्ष। तो दोस्तों जहां उदाहरण से सामान्यीकरण या उदाहरण से नियम आ जाए, वो किस पर जोर देगा, किसको बताएगा? आगमन के, आपके आगमनात्मक बोलते हैं ना, वही है आपका आगमन को। किसको बताता? आगमन। लेकिन यही अगर नियम से होता, नियम से उदाहरण की ओर, तब आपका निगमन होता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो दोस्तों बच्चों के लिए जटिल हम कठिन क्यों बनाएंगे, क्यों कठिन सामग्री चुनेंगे? और किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की तो नहीं ले लेंगे ना, कोई भी सामग्री ले लिए चलो उससे सिखा देते हैं, ये भी गलत है। सीमित और छोटी भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, यानी बच्चों के लेवल के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 के बच्चे आप उनको हाई स्कूल का मैटर पकड़ा दीजिए, नहीं, आप उनको उनकी लेवल के अनुसार सामग्री पकड़ाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन होता है जब, देखिए भाषा अर्जन कब होता है? बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो दोस्तों देखिए, बच्चे को क्या व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते हैं, ये सब अधिगम में, जिसमें नियम, पुरस्कार, दंड, ये सब अधिगम की बात हो जाती है। जब बच्चा कहीं औपचारिक तरीके से किसी स्कूल वगैरह में बैठ के शिक्षा लेता है तो वो भाषा अधिगम होता है। लेकिन अर्जन कब होता है? जब बच्चे को पता भी ना चले और बच्चा ऐसे बात बात में शुरू से, घर से जब से पैदा होता है तभी से भाषा अर्जन चालू हो जाता है बच्चे का, ठीक है। तो क्या होगा? बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण कर सकता है। अच्छा, ये बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये ऑप्शन भी अच्छा लगता है, लेकिन देखिए भाषा अधिगम में भी बच्चे को अवसर मिलते हैं और भाषा अर्जन में भी, अधिगम में भी बच्चे को अवसर मिलते हैं। दोनों में आपको बच्चे को अवसर मिलेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपका है ऑप्शन नंबर डी है। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह किसके, यहाँ होगा किसके आकलन में सहायता शिक्षक को उसके
उसको कर सकता है। मतलब जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ डैश होगा, किसके आकलन में शिक्षक को सहायता करता है, क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो ऑप्शन है साहित्य के ज्ञान, अभिनय के गुण में, बोलने में निपुणता या अवबोधन। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कि जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो ये शिक्षक को किस चीज के मतलब विकास में सहायता करता है। तो साहित्य, क्या कविता सुना के साहित्य का ज्ञान होगा, उसके अभिनय का गुण तो नहीं होगा दोस्तों, बोलने में निपुणता, बहुत कविता सुनाने से बहुत ज्यादा साहित्य का ज्ञान भी नहीं होगा, अवबोधन भी बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन क्या बोलने में निपुणता आएगी। जब वो कविता कहेगा, कोई चीज सुनाएगा तो उसके बोलने में, उच्चारण में शुद्धता आएगी, बोलने में निपुणता आएगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ है, देखिए क्या है, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो दोस्तों मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, कोई बच्चे के सामने जब समस्या रख दी जाती है तो बच्चे उसका कितनी प्रकार से और कितना विचार यानी कितने समाधान उसके निकालते, कितना सृजित करते हैं, ये होता है मानस मंथन, इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं ना। तो ये क्या विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता करती है कि जैसे कोई टॉपिक दे दिया, अब बच्चे उसके बारे में कितना सृजनात्मक सोच सकते हैं, कितना उसके बारे में बता सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं। तो यही होता है आपका मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। गलत पूछ रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। तो देखिए शिक्षार्थी को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर भाषा सिखानी चाहिए, ये जो एकदम सही बात कह रहा है। और प्रथम भाषा, देखिए प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सही बात है। मातृभाषा आपकी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और संप्रेषणात्मक गतिविधि भी बहुत अच्छी होती है जिसमें बच्चे क्या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्वपूर्ण देना चाहिए, ये गलत है। दोनों बराबर महत्वपूर्ण रखते हैं और बोलना तो बहुत जरूरी होता है। तो जो गलत है वही सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा यानी आपका टेस्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, मतलब अवधारणा विशेष के अंत में जब कोई पाठ शिक्षक या टीचर कोई पढ़ा लेता है तो लास्ट में जो टेस्ट लेता है वो क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, स्मृति परीक्षा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पाठ या अवधारणा की बात कर रहा है, पूरा सिलेबस कोर्स पाठ्यक्रम की नहीं बात की है कि खत्म हो जा रहा है तब पेपर लिया जा रहा है। तो पाठ जब हो रहा है तो टीचर किस लिए पेपर लेगा, बच्चों को जानने के लिए ना कि पेपर में कहाँ कहाँ तक वो सीख पाया है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, उसको अभी कितना सीखना बाकी है, यही सब शिक्षक जानने का प्रयास करता है ना। कोई चैप्टर खत्म होता है तो इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। तो जब किसी चीज की कमी का कारण पता करने के लिए या फिर कहाँ तक बच्चा सीख पाया है इस चीज को पता करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण। क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के उत्पादक कौशल है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप ना उत्पादक कौशल हो गया, ग्रहात्मक कौशल, हमेशा हर में जैसे ये क्वेश्चन ना जितना आप प्रीवियस ईयर देखेंगे अधिकतर इंग्लिश हिंदी आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें भी पूछता है और इसमें भी पूछता है। तो आप उसको याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा मत। शुभोपल्ली हमेशा बोलती हूँ या इंग्लिश में LSRW, दोनों से आप याद रखिएगा, जो आपको बेटर पड़ता है याद रखिएगा। सुनना और पढ़ना हमेशा बताते हैं ग्रहात्मक स्किल यानी आपका रिसेप्टिव स्किल कहते हैं इंग्लिश में। और बोलना और लिखना ये आपका क्या कहता है, उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक, जिसे प्रेजेंटेटिव स्किल बोलते हैं आपका। तो याद रखिएगा, तो बोलना और लिखना यानी इसी को क्या बोलते हैं, वाचन तथा लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाचन तथा लेखन बोलते हैं।
याद रखिएगा, ये आपके क्या हो गए, उत्पादक स्किल। तो उत्पादक कौशल, ऑप्शन नंबर सी, हम इसको एकदम फिट कर लीजिएगा, गलत मत करिएगा ना, छोटी सी गलती आपका 1 नंबर ले जाएगी, तो ध्यान से सोच समझ के सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो क्या वाचन तथा लेखन होगा। इसलिए इसको बता देते हो, क्या पता अभी तक ही उत्पादक को अच्छा है, किसी में ग्रहयात्मक पूछ लिया था, इसलिए याद रखिएगा। आगे चलिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। देखिए क्या उद्देश्य है, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, कहानी को समझना। दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, यानी 1 से 5। तो बच्चे क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से सब समझ बनाते हैं, अपनी कल्पना का विकास करते हैं। क्या करते हैं, संकल्पना जो उनकी होती है, जो विचार होते हैं उनके मजबूत बनते हैं जब वो चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक कौवा प्यासा था वाला देखिए दे देता है स्टोरी, उसका फिगर बनाते हैं, फिर बच्चे क्या उस फिगर के माध्यम से जो चित्र बने रहते हैं उसके माध्यम से क्या कहानी को बताते हैं, तो उनके क्या विचारों तथा संकल्पनाओं का निर्माण होता है, वो उसको समझते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। ठीक है ना, भाषा कौशलों के बारे में सही है। ए है, विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पे ध्यान देना चाहिए। केवल आ गया, इसको तो काट ही दीजिएगा क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाता है। अच्छा, अब आगे देखिए, भाषा कौशलों को श्रवण वाचन पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ना चाहिए। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, जहां भी आपको एकीकृत, संदर्भानुसार ऐसे वर्ड मिले कि मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। भाषा कौशल आपके कौन से, वही अभी बताया ना, सुबह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल कैसे, क्या 2 महत्वपूर्ण है। ये देखिए पहला वाला तो एकदम गलत कह रहा है कि केवल कह रहा है पठन तथा लेखन कौशल महत्वपूर्ण है, बाकी 2 अपने आप आ जाएंगे। नहीं, उनको चारों अंतर संबंधित है, बताया था ना, चारों कैसे ऐसे 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 संबंधित है, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चारों को क्या एक साथ मतलब अंतर संबंधित करके पढ़ाना चाहिए और इन्हें मतलब हर सब्जेक्ट से जोड़ के बताना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सभी कौशल अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृहकार के संबंध में सही है। सही है पूछा है ना दोस्तों, नहीं पे मत जाइएगा, सही है दिया है ना। गृहकार अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, गृहकार पढ़ाई गई संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृहकार देना चाहिए। गृहकार शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र तरीका है। अच्छा, गृहकार थोड़ा सा होमवर्क दे दिए, बच्चे जल्दी से करके कंप्लीट करके खेलने कूदने चले जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अभिभावक को होमवर्क से हम बच्चों के पेरेंट्स को क्या इन्वॉल्व करेंगे, नहीं, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृहकार देना चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन ये गृहकार पढ़ाई गई संकल्पनाओं, गृहकार दिया क्यों जाता है, बच्चे जो स्कूल में पाठ जो कुछ पढ़े हैं वो उनका और मजबूत हो सके, वो जाके उसको रिवाइज कर सके ना घर पे, इसलिए उनकी संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक पेडागोजी की क्लास में बताया था। देखिए बताइए क्या होगा, एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। दोस्तों मैंने बताया था ना, पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जहां दिया रहे एकमात्र संसाधन है, कभी भी पाठ्य पुस्तक एकमात्र आपका संसाधन नहीं होगा, क्या होगा, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है बच्चों के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाचन कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए वाचन कौशल यानी बोलना जो होता है उसको विकसित करने का क्या महत्वपूर्ण पहलू है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना,
संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलना। देखिए सिर्फ स्पष्ट और शुद्ध बोलने से ही तो वाचन कौशल आपका विकसित नहीं हो जाएगा, होता है लेकिन उतना ही। वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, सिर्फ सुर में गाने से आप कहीं भी चले जाइए, कहीं दुख की बात हो रही वहां सुर में गाने लगी, क्या अच्छा होगा? नहीं। क्या है? संदर्भ में तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, यानी स्थिति अनुसार कहाँ पे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये चीज ध्यान में रख के बोलना क्या आता है, सबसे बेस्ट होता है, तब आपका वाचन कौशल विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। डायरी लेखन किस चीज में शिक्षार्थियों की सहायता करता है? अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। तो दोस्तों डायरी लेखन से श्रवण का तो मान लीजिए नहीं होगा, साथियों के अधिगम पे क्यों चिंतन कराएगा, उच्चारण का भी आकलन नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? अपने अधिगम, यानी कि कोई डायरी लिखेगा तो अपना जितना चीज सीखा रहेगा वही चीज ना लिखेगा, जो उसके साथ दिन भर हुआ रहता है वो लिखता है। तो क्या अपने अधिगम पर चिंतन करने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है? सर्वश्रेष्ठ पूछा है ना, शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को ना दोहराए। अच्छा, शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचानने और उसके पश्चात पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। दोस्तों देखिए यही आपका बेस्ट है। क्या शिक्षक क्या करेगा? उनकी त्रुटियां, उनकी जो गलतियां उनका विश्लेषण करे कि मतलब वो गलतियां कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी कमी का कारण जाने, फिर उसके पैटर्न को पहचाने कि किस वजह से कैसे कैसे वो गलतियां कर रहे हैं, उसके पश्चात पुनः पढ़ाए, फिर उसी चीज को पढ़ाए तथा उनकी गलतियों के बारे में उन शिक्षार्थियों को, बच्चों को अवगत कराए कि वो गलती किस वजह से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है, किस पर निर्भर है? भाषा को वास्तविकता जीवन के संदर्भ में सिखाने पर, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा का प्रयोग का निषेध करने में, लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। दोस्तों श्रव्य भाषावाद, श्रव्य मतलब सुनना होता है, और सबसे ज्यादा सुनने का अभ्यास किसमें? संगीत में कराया जाता है। जैसे म्यूजिक रहता है, गाना जो सीखते हैं वो क्या करते हैं? गाना सुनते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो क्या ये किस पे निर्भर होगा? दोहराव, यानी उसी चीज को कई बार सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, उसी का आदत डालते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है? ठीक है, नहीं है कह रहा है। देखिए वाक्य के भाग को ढूंढना, ये तो सही बात है। शब्दकोश, बच्चों का शब्दकोश यानी शब्द भंडार कैसे बढ़ेगा? जब वो वाक्य के भाग को ढूंढेंगे। संदर्भ में उपयुक्त अर्थ, ये भी सही बात है, उसका अर्थ खोजेंगे। शब्द की वर्तनी जानेंगे, चुनेंगे उसको, ठीक है, ये भी अच्छी है। लेकिन प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, मतलब कोई नया शब्द आ जाए तुरंत लेके चले जाओ टीचर के पास, अरे इसका मैम सर इसका क्या है, हर चीज के लिए पूछना नहीं, बच्चों को स्वयं खोज करने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे क्या खोज करके सीखे, उसको समझ के सीखे। तो यहाँ क्या ये ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जहां नहीं पूछे वो जो गलत होता है वही आपका सही होता है। तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? प्रामाणिक श्रवण का पूछा है ना, श्रवण मतलब सुनना, स्वसत पठन ये तो बोला जाएगा ना, रेडियो प्रसारण, कहानी सुनना, गीत गाना। दोस्तों प्रामाणिक क्या होगा? रेडियो प्रसारण, जो रेडियो प्रसारण है वो एक प्रामाणिक है, उसको प्रामाणिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में डैश ज्ञान होना चाहिए हमें व्याकरण का, क्या बताइए कैसा ज्ञान होना चाहिए व्याकरण का? अव्यक्त तथा व्यक्त, अव्यक्त तथा
सुस्पष्ट दोनों, विस्तृत या सुस्पष्ट दोनों। मतलब देखिए कैसा नहीं, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों तरीकों से ज्ञान होना चाहिए। मतलब सुस्पष्ट तरीके, सब चीज स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निदानात्मक परीक्षा की सफलता निर्भर करती है। देखिए किस पे निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। दोस्तों निदानात्मक क्या बताएगा कि बच्चे क्यों निदानात्मक जो परीक्षण तो क्यों किया जाता है, बच्चों की कमी को, उनका जो अधिगम है वो क्यों पिछड़ रहे हैं, यही जानने के लिए किया जाता है ना। तो क्या यही पहचानने में तो मदद करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अधिगम में पिछड़ेपन के कारणों को पहचानने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती है ना। भाषा को सीखने में समस्या का सामना करती है क्योंकि, बताइए कारण क्या हो सकता है? अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। अच्छा, विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। बच्चा या बच्ची अपनी उस भाषा को अब जानता है या जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को बोलना सीखने में कोई तथ्य नहीं है। विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। तो देखिए दोस्तों, देखिए जानता है या जानते नहीं, वो विद्यालय आया है सीखने के लिए, तो पहले से नहीं जानता, कठिन भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए क्या, स्कूल में जो भाषा होती है उसको कठिन नहीं बनाया जाता है। और रोचक क्यों नहीं होगा? जब कोई नई चीज है तो रोचक भी होनी चाहिए ना। लेकिन देखिए वो क्यों कठिनाई महसूस कर रहा होगा? क्योंकि विद्यालय की भाषा, जो उसके विद्यालय की भाषा होगी, जो उसके घर की भाषा होगी, यानी जो उसकी मातृभाषा होगी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा। जो घर वो अपेक्षा अधिक औपचारिक होगी, मतलब उसको ज्यादा नियमबद्ध तरीके से सिखाया जा रहा होगा, सीखने में कठिनाई महसूस हो रही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी सुनना विद्यार्थियों की सहायता करता है। किसमें करता है? अनुशासन में बैठने में, कक्षा कक्ष में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो दोस्तों बच्चों को कहानी सुनाया जाता है ना, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, आधी कहानी सुना देते हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा इसके आगे ऐसा हुआ होगा, वो ऐसे करेगा, राजकुमारी ऐसी करेगी, राजा ऐसा करेगा। तो उनका क्या होता है, जो कल्पनाशीलता होती है, जो उनका कल्पना विचार होता है, वो सब क्या होता है, उस सब का निर्माण होता है, उन सबका विकास होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का, ठीक है, लेखन कौशल यानी लिखने का सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, श्रुतलेख लिखना, अपने अनुभव लिखना, सुलेख प्रतियोगिता। सर्वश्रेष्ठ पूछा है ना दोस्तों। सब तो मान लीजिए ठीक है, लेखन कौशल का विकास करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे जो अच्छा ऑप्शन क्या होगा, ये अपने अनुभव को लिखना। जब वो अपने डे बाय डे, अपने दिन के डेली रूटीन को लिखेगा, अपने अनुभव को लिखेगा किसी चीज के बारे में, तो क्या होगा, वो उससे उसका लेखन कौशल ज्यादा विकसित होगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभ में पृथक पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। ठीक है, आरंभ में जैसे उदाहरण, अलग अलग उदाहरण से के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। देखिए क्या है, संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, निगमन उपागम की सीमा है। देखिए दोस्तों, नियम समझा रहा है, आरंभ में क्या कर रहा है, नियम समझा रहा है, तो क्या निगमन, ये किसकी विशेषता है, निगमन उपागम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, व्याकरणिक जो नियम रहते हैं उनको भी गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, यानी संदर्भ में सिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में सहायता मिलती है, कंठस्थ वगैरह नहीं कराना है,
शिक्षार्थियों को इससे करने या न करने की आजादी महसूस करने में मदद मिलेगी। अच्छा, करना न करना ये कहाँ से बात आ गई कि बच्चों को करना है न करना है। शिक्षार्थियों को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलेगी, ये भी नहीं सही है। पूछ रहा है व्याकरण के संदर्भ में, ना पूछा है दोस्तों। तो क्या जब गतिविधि के माध्यम से सिखाएंगे तो शिक्षार्थियों को तभी की तभी करने, मतलब तभी उसी टाइम समझ जाएंगे और नियमों को समझ, जो नियम रहेंगे व्याकरण के नियम थोड़े टफ होते हैं, लेकिन गतिविधि के जब माध्यम से समझाया जाता है तो उसी टाइम वो उनको सब चीज क्लियर हो जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य में अर्थ के हैं, क्या पूछा है, कितने अर्थ के स्तर है ना, केवल एक स्तर, दो स्तर, अनेक स्तर, तीन स्तर। तो दोस्तों साहित्य में अनेक स्तर होते हैं ना, मतलब जैसे गद्य, पद्य, चंपू हो गया, आपके वेद जितने थे सब साहित्य के तो भाग है, तो यानी आपके साहित्य के कई स्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के साथ बढ़ावा मिलता है। ठीक है, देखिए किसमें मिलता है, संप्रेषणात्मक उपागम में, संरचनात्मक उपागम में, रचनात्मक उपागम में या परंपरागत उपागम में। तो किसमें मिलेगा, क्रियात्मक पहलू, यानी जिसमें बच्चे करके सीखेंगे, विचारों का आदान प्रदान करके सीखेंगे, सबसे ज्यादा उनका कल्पना शक्ति रहेगी, उसका विकास होगा किसमें, संप्रेषणात्मक उपागम में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ सामग्री के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बताइए क्यों किया जा सकता है। भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के लिए, नियमों के पुनर्निर्माण के लिए, अधिगम अक्षमताओं के लिए, उच्चारण विकसित करने के लिए। तो दोस्तों साहित्यिक पाठ सामग्री का उपयोग क्यों किया जाएगा, भाषा की समझ को विकसित करने के लिए ना, भाषा के कार्य तथा उनकी नई शब्दावली का विकास करने के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है, मतलब पूछ रहा है सही है ना, व्याकरण शिक्षण के विषय में क्या सही है। शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझना, व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी जानी चाहिए। दोस्तों क्या शुरू से मैं बता रही हूँ, संदर्भ में, व्याकरण को क्या संदर्भ में, यानी पाठ्यक्रम हर चीज गतिविधि वगैरह तो जोड़ के बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और हमारे चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हमें भी क्या एनर्जी की जरूरत होती है, हमें भी टॉनिक की जरूरत होती है। तो वो टॉनिक हमें कैसे मिलेगा, जब आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आप उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्या कमेंट करेंगे, हमें तभी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे क्लासेस बनाने की। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे क्लासेस मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।